Hello students, today we will discuss about the new chapter breathing and exchange of gases. नॉर्मली आपने ब्रीथिंग पढ़ा हुआ है अपने क्लास 10th में अपने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका फर्स्ट वाला, तो जो थोड़ा बहुत आपका जो मटेरियल होगा वो उसी चैप्टर से लिंक होगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, सो ऑल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ फूड। आपको पता है कि सभी को एनर्जी चाहिए, अब उसके लिए फूड को ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर catabolism and produce energy doing with oxygen. The process of exchange between oxygen from the atmosphere and carbon dioxide produced by the cells is called breathing. Sorry. The method by which oxidation of food material occurs in the living cell of an organism is called respiration, and the term respiration was coined by Tetrocat. ठीक है। During oxidation, stored chemical energy in food is released and is temporarily stored in ATP form, adenosine triphosphate. The first step in respiration is breathing. The food substance which is involved in the respiration is called respiratory substrate. Example: glucose, amino acid, fatty acids, etc. ये आपके प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपके प्राइमरी मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसने रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट और जो मैकेनिज्म वेरियस ऑर्गेनिज्म का। जैसे ऑर्गेनिज्म आपके एम्फीबियंस जो है, फ्रॉग वगैरह जो होते हैं, उनमें स्किन और लंग्स दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। स्पॉन्जिस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और फ्लैटवॉर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है आपके, उनकी एंटायर बॉडी सरफेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। नेक्स्ट है आपका अर्थवॉर्म, उसमें स्किन आर्थ्रोपोडा का सदस्य है ये। इंसेक्ट ट्रैकियल सिस्टम पूरा काम करता है। पीसीज जो आपकी मछलियाँ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्काज है, स्नेल्स वगैरह हैं, उसमें गिल्स काम करते हैं। और जो मैमल्स जो हमें, उनमें लंग्स काम करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। नोस्ट्रिल आपको पता है, नेजल कैविटी जो नोस्ट्रिल के बाद स्टार्ट होती है, लैरिंग्स जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, ट्रैकिया जो आपका नेक वाला जो पोर्शन होता है जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में यूज होता है, उसके बाद ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विद ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स विच लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। द नेजल कैविटी आर लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन विच सिक्रेट म्यूकस. It keeps the nasal cavity moist and trap dust and other foreign particles in the inhaled air. Hairs are also present in the nasal cavity which filter out the dust from the hair. The nasal cavity open into the posterior part of the pharynx. तो यहाँ पे म्यूकस जो डस्ट पार्टिकल को रोक के रखती है, आपके हेयर्स है जो डस्ट पार्टिकल को नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर के अंदर नहीं जाने देती है। देन ये आपको डायग्राम शो ऑफ किया हुआ है, इसमें आपको नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, रिप्स, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसे आप एक बार नोटिस करें, ध्यान से देखना, ठीक है। लास्ट में आपको एल्वोलाई दिखाया हुआ है। एल्वोलाई अलग से क्यों दिखाया गया है अभी आगे बताता हूँ। Pharynx is the common passage for respiratory system and digestive system. The part of pharynx behind the buccal cavity of the passage of food is called esopharynx. एंड द पैसेज फॉर एयर पैसेज इज कॉल्ड नेसोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स भी होता है और मीजोफेरिंग्स भी होता है और आपका नेजोफेरिंग्स भी होता है, ठीक है। दी पार्ट ऑफ फेरिंग्स बिहाइंड द लैरिंग्स इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के जो बिहाइंड वाला पार्ट है उस फेरिंग्स को लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द नीजोफेरिंग्स देयर इज ए स्प्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस विच इज गार्डेड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड एपिग्लोटिस, जो प्रिवेंट करके रखती है। आप इसे अभी आगे पढ़ोगे, जो फूड एंटर नहीं होने देती। आगे लिखा है द एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया व्हाइल स्वेलिंग। ग्लोटिस लीड्स टू ए थिन वॉल्ड ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया और विंड पाइप विच टर्न्स थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस।
The upper part of the trachea is enlarged to form the larynx or sound box. The wall of larynx is supported by a ring of cartilage such as thyroid cartilage or cricoid cartilage. The thyroid cartilage is the largest and projects externally at the neck region and called as Adam's apple in man. ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज की बात हो रही है, ठीक है। The two folds of mucous membrane stretching across the lumen of the larynx called vocal cords vibrate to produce the sound, जैसे जिसके थ्रू मैं भी बोल पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हुआ है नेजल कैविटी, आपका हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट होता है, टंगे आपकी एपिग्लोटिस वाला पोर्शन है जो खाने को प्रिवेंट करके रखता है, आपका सॉफ्ट पैलेट है। फिर ने 3 कलर बराबर में शो किए हुए नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। नीचे आपको वॉइस बॉक्स दिखाया हुआ है, फिर ट्रैकिया और पीछे की साइड इसके इसोफेगस आपको इन्हें शो करके दिखाई हुई है, ठीक है। इस डायग्राम का अपनी कॉपी में अलग अलग कलर से आप शो कर सकते हैं, ड्रॉ करेंगे आप। फिर इसने कहा दी ट्रैकिया इज प्रोटेक्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग विच प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द वॉल। कोलैप्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का भिंचना, कोलैप्स होना मतलब मिल जाना, ठीक है, ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रैकिया व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट, ठीक है। कोलैप्स होने से रोकती है जो शेप्ड है, सी शेप्ड जो है। ट्रैकिया divides into bronchi and each bronchus enters into each lungs. The bronchi divide to form the bronchioles. Each bronchioles is further divided into a number of small ducts called alveolar duct. Each alveolar duct swells up into a thin-walled air sac called alveolus. Group of alveoli are called infundibulum. अगर पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हम इसे infundibulum बोलते हैं। Thus each infundibulum looks like a bunch of grapes. जैसे अंगूर की जो ब्रांच होती है, बंच होती है पूरी की पूरी, उसकी बात कर रहे हैं, उसके जैसे होता है देखने में। ये जो ऊपर आपको डायग्राम भी शो करके दिखाया होता है, ये वाला एल्वोले वाला। Then the bronchi, bronchioles and the alveolus comprise the lungs. There are 2 lungs covered by a double layered pleura. Between the pleura membrane is filled with a pleural fluid which reduce friction on the lungs surface. यहाँ पे देखो आपको थायराइड कार्टिलेज दिखाया, क्रिकोइड कार्टिलेज शो किया है, ट्रैकेल कार्टिलेज, और यहाँ पे मेन आपकी ब्रोंकाई है, ठीक है। सॉरी, outer pleural membrane is contact with the thoracic lining and the inner pleural membrane with the lung surface. यहाँ पे thoracic lining मतलब पीछे की बात हो रही है आपकी बैकबोन की, ठीक है। सर्वाइकल थ्रोसिस, लंबर सैक्रम, कोकिनेक्स आपने जो पढ़े हुए हैं वहाँ पे थ्रोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 तरह का, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कौन सा है? कंडक्टिंग पार्ट में द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई. इट ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, humidifies and brings the air to body temperature. Exchange में the site of diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. Lungs are located in the thoracic chamber, which is limited dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. यहाँ पे केवल आपने एक वर्ड नहीं पढ़ा है, स्टर्नम। स्टर्नम मतलब आगे की बात हो रही है, जहाँ पे आपकी रिब्स आगे साइड मिली हुई होती है ना, चेस्ट ब्रेस्ट, जो आपका आगे वाला जो हिस्सा है उसे स्टर्नम बोलते हैं, जो कवर करके रखता है पूरा। 2 स्टेप इन्वॉल्व रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, and oxygen is utilized by cell for catabolic reaction and resultant release of CO2 cellular respiration जो होता है। देन आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम शो करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको नोज, टंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लेफ्ट लंग, लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंक्योल्स, ये सब आपको इसमें बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, इनफ्लो और आउटफ्लो बता रहा है कि एटमॉस्फेयर और एल्वोलाई जो आपका लंग्स है उसमें कैसे हो रहा है। उसके बाद इसमें 2 प्रोसेस है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, और एक्सहेल में इसका अपोजिट हो जाता है कि हम CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, O2 को हम इनहेल कर रहे हैं। वही बात बस अपोजिट करके आपको लिखनी होती है। इंस्पायरेशन इंक्लूड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इज इन एन एक्टिव प्रोसेस कंज्यूमिंग
मैकेनिकल एनर्जी इट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रेशर विद इन द लंग्स बिकम लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जो इसमें लिखते जाएंगे ध्यान रखेंगे उसी का अपोजिट आपको नेक्स्ट वाले में लिख देना। लंग्स आर लोकेटेड इन द थ्रोसिस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम द मस्कुलर partition wall which separate thoracic from abdomen and the sum of the intercostal muscles rib muscle between the ribs contact. This result in pulling of the ribs upward and outward which increase the volume of the thoracic chamber. As a result, the sternum cause increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. If there is an overall increase in the thoracic volume cause an increase in the pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure. So fresh air enters through nose and reach the lungs. तो इसमें जो आपका thoracic वाला पोर्शन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे आपका साइज इंक्रीज होता है और आप O2 को अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको NCERT में आगे डायग्राम भी शो किया हुआ है जिसमें आपको थ्रोसिस कैविटी दिखाए हुए हैं, इसमें भी आगे एक साइड होगा और इसी का अपोजिट आपको एक्सपायरेशन में करना है। तो आपको इतना काम ये पूरा करना है, ध्यान से इसे पढ़ेंगे और इसे आप फील भी कर सकते हैं कि कैसे आप इनहेल कर रहे हैं, कैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ओके आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।